आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। आप में से कौन होगा प्रत्याशी? जातिगत मतगणना पर संजय सिंह ने किस पर साधा निशाना? देखते हैं अंदर की बात में। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल के नाम पर मुहर लगाई है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर शैली ओबरॉय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। संजय सिंह ने कहा, दिल्ली की जनता ने सीएम केजरीवाल के काम को देखते हुए एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया। बीजेपी में प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो करना चाहती थी। जातिगत जनगणना पर भी बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार भी करा रही है और स्टालिन भी मांग कर रहे हैं। ये भाग क्यों रहे हैं जातिगत जनगणना से? पिछले 97 वर्षों में एक भी दलित या पिछड़ा आरएसएस का प्रमुख नहीं है। इनकी मानसिकता की वजह से ऐसा है। बताते चले कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद दिल्ली को नया मेयर मिलता है। 26 अप्रैल को चुनाव होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया है। क्या है इस पूरा मामला? देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मित्र कहे जाने से असहज हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से उन पर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के मित्र कहने पर ऐतराज जताते हुए इसे चालबाजी करार दिया। क्या कहा था पीएम नरेंद्र मोदी ने? आइए सुनते हैं। गहलोत जी का विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इन दिनों वो राजनीतिक आपाधापी में उनका अनेक संकटों से वो गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी विकास के काम के लिए समय निकाल करके आए। सीएम गहलोत ने कहा कि मैं लंबे समय से राजनीति में हूं और पीएम मोदी के भाषणों में इस्तेमाल होने वाली चालबाजी को समझता हूं। सीएम गहलोत ने कहा कि वो अपने भाषण की शुरुआत तो मेरे मित्र अशोक गहलोत के साथ करते हैं और फिर मेरी ही सरकार की ऐसी तैसी करेंगे। साल के अंत में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ दल कांग्रेस एक बार फिर से जीत के दावे कर रही है। हालांकि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बड़ी दरार चलते राजस्थान कांग्रेस के लिए राह आसान नजर नहीं आ रही। इन सब के बीच बीते दिनों वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के एक कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान कांग्रेस की इस दुखती रग पर हाथ रख दिया था। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अंतःकलह को सबके सामने उभार दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। तो नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंटेज करीब 45% था। 2024 में बीजेपी को 100 सीटों पर कैसे समेटेंगे नीतीश कुमार? देखते हैं रिपोर्ट अंदर की बात में। नीतीश की सबसे बड़ी रणनीति 450 सीटों पर बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला कराने की है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। नीतीश लिस्ट के 11 में से अधिकांश नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। इन 11 नेताओं के 12 राज्यों के करीब 270 सीटों पर मजबूत पकड़ है। इनमें महाराष्ट्र की 48, पश्चिम बंगाल की 42, आंध्र प्रदेश की 25, ओडिशा की 21, केरल की 20, तेलंगाना की 17 और पंजाब की 14 सीटें शामिल है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। जिन 13 पार्टियों को नीतीश कुमार एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 में उनका वोट परसेंट करीब 45% था। 2019 के चुनाव में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी का वोट परसेंट 37% था।
नीतीश कुमार का मानना है कि अगर 400 सीटों पर बीजेपी वर्सेज ऑल होता है तो वोट नहीं बटेगा और इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। नेताओं के आपराधिक इतिहास और संपत्ति पर नजर रखने वाले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति है। क्या है जानकारी, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने मुख्यमंत्रियों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्री की संपत्ति के बारे में जानकारी दी गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 30 में से 29 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो करोड़पति है। लिस्ट में सबसे पहला नाम है आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी का, जो कि सबसे अमीर है। संपत्ति के मामले में शीर्ष 3 मुख्यमंत्रियों में आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी की 510 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति है। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू की 163 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति और ओडिशा के नवीन पटनायक की 63 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले 3 मुख्यमंत्री है। इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की 15 लाख रुपयों से अधिक, केरल के पिनराई विजयन 1 करोड़ रुपयों से अधिक और हरियाणा के मनोहर लाल की 1 करोड़ रुपयों से अधिक संपत्ति शामिल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की खुद की आय 2 लाख से ज्यादा है और कुल संपत्ति 3 करोड़ से अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। देश में कई ऐसे स्कूल हैं जिसकी फीस सुनकर आपको झटका लग सकता है। जितनी इन स्कूलों की फीस है उतनी तो आम आदमी की सालाना इनकम भी नहीं होती। आज हम आपको भारत के 5 सबसे महंगे स्कूलों के बारे में बताने जा रहे हैं। इन स्कूलों में बड़े बड़े नेता, अभिनेता और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में कई ऐसे स्कूल हैं जिनकी फीस सुनकर आपको झटका लग सकता है। जितनी इन स्कूलों की फीस है इतनी तो आम आदमी की सालाना इनकम भी नहीं होती। आज हम आपको भारत के 5 सबसे महंगे स्कूलों के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रथम स्थान पर द दून स्कूल देहरादून में है। ये भारत के सबसे महंगे और बेहतरीन संस्थानों में से एक है। इसकी सालाना फीस INR 10 से 11 लाख है। सेमेस्टर खर्च 25,000 है। दूसरे स्थान पर द स्की इंडिया स्कूल ग्वालियर में है। यहाँ परीक्षाएं हर साल जनवरी और फरवरी के बीच आयोजित की जाती है। सलमान खान, मुकेश अंबानी, अनुराग कश्यप, अरबाज खान, नितिन मुकेश और अमीन सयानी जैसे सितारे यहाँ से पढ़े हैं। यहाँ की सालाना फीस INR 12 से 13 लाख है। तीसरे नंबर पर मयो कॉलेज अजमेर राजस्थान में है। ये ऑल बॉयज कॉलेज है। भारतीयों और NRI के बीच लोकप्रिय है। इंद्र सिन्हा, विवेक ओबरॉय जैसे सितारे यहाँ की पूर्व छात्र है। यहाँ की सालाना फीस भारतीय छात्र के लिए 6.5 से 7 लाख रुपए है। चौथे नंबर पर वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून में है। वेलहम बॉयज स्कूल देहरादून उत्तराखंड का भारत के सबसे महंगे और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। राजीव गांधी, संजय गांधी, नवीन पटनायक, जायद खान, मंसूर अली खान पटौदी और कप्तान अमरिंदर सिंह जैसी पर्सनालिटी यहाँ छात्र रहे। सालाना फीस 5 से 6 लाख तक की है। 5वें स्थान पर वुडस्टॉक स्कूल मसूरी है। मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल एक प्रतिष्ठित को-एड रेजिडेंशियल एजुकेशनल स्कूल है। इस स्कूल के ट्यूशन फीस कक्षा 6 से 8 के लिए 16 लाख, कक्षा 10 और 12 के लिए 17 लाख रुपए है। माली तुजार फैमिली के बच्चे अक्सर इसी प्रकार के स्कूल में अभ्यास करते हैं, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। एक कार सवार शख्स अचानक खिड़की से नोटों के बंडल फेंकने लगा। शख्स का कहना है कि वह दूसरों को गिफ्ट देने में कुछ देना चाहता है, इसलिए व्यस्त सड़क पर उसने कैश उड़ाए। उसने 1-2 नहीं बल्कि 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए हवा में उड़ा दिए। क्या है मामला, देखते हैं अंदर की बात में। सड़क पर चलते लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अचानक नोटों की बारिश होने लगी। एक कार सवार शख्स खिड़की से नोटों के बंडल फेंकने लगा। उसने 1-2 नहीं बल्कि 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए हवा में उड़ा दिए। शख्स का कहना है कि वह दूसरों को गिफ्ट में कुछ देना चाहता था, इसलिए व्यस्त सड़क पर कैश उड़ाया। मामला अमेरिका के ऑरेगन स्टेट का है। रिपोर्ट के मुताबिक चलती कार से नोट फेंकने वाले शख्स की पहचान 38 वर्षीय कॉलिन डेविस मैकार्थी के रूप में हुई है। कॉलिन ने 1 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक के करीब कैश कार की खिड़की से बाहर फेंका था। जैसे उसने नोटों के बंडल फेंकने शुरू किए, राहगीरों में उसे लूटने की होड़ मच गई।
हालांकि कुछ लोग ने कॉलिन से ऐसे ना करने की अपील की थी, क्योंकि उसकी हरकत के चलते एक्सीडेंट हो सकता था। इस बीच जैसे युगी ने हाईवे पर हुई इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर वो पहुंच गई। पुलिस टीम ने पीछा कर कॉलिन को रोका और नोटों के बंडल को कब्जे में ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। और अब बात करेंगे मौसम विभाग की। तो कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के बाद भारतीय मौसम विभाग ने भी संभावना जताई है कि देश में आने वाले समय में 70% अल नीनो प्रभावी होगी। अभी इतनी गर्मी है तो मई जून में कैसे होंगे हालात? क्या देश पर मंडरा रहा है सूखे का खतरा? देखते हैं अंदर की बात खास रिपोर्ट में। बढ़ती गर्मी पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। ये बदलाव काफी खतरनाक होगा, क्योंकि हाल ही के एक अध्ययन में बताया गया है कि दुनिया के गर्म होने से सूखे होने की समस्या गंभीर हो सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं भारत के हालात क्या है। भारतीय मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि देश में आने वाले समय में 70% अल नीनो प्रभावी होगा। इससे कृषि और अर्थव्यवस्था की हालात बुरी हो सकती है, बाजार भी असंतुलित हो सकता है और महंगाई बढ़ सकती है। बताया गया है कि इसका असर रोजगार पर भी पड़ेगा। दरअसल स्टडी में जिन देशों के लिए गर्मी और सूखे को खतरनाक बताया गया है, उनमें अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के अलावा भारत भी शामिल है। रिसर्च के अनुसार यह एक तरह का आकस्मिक सूखा या अकाल है। यह कुछ ही हफ्तों में फसलों को बर्बाद कर देता है। विशेषज्ञों ने इसकी सबसे बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन या यूं कहे कि इंसानों की वजह से होने वाले जलवायु परिवर्तन को बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।